14 साल के लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है कीरा, और ये अपने घर से भाग जाता है क्योंकि इसके फादर इसे लगातार पीटा करते थे और आगे चल के इसे चोरी करने की भी आदत लग जाती है। और इसी चोरी के चक्कर में इसने एक आदमी की जान ले ली। जब पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है तो वो भी सोचती है कि इतना मासूम सा लड़का इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता है, और इन सबको ऐसा लगता है कि कीरा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और यही कारण है कि इसे जेल ना भेज करके एक रिहैब सेंटर में भेजना चाहते हैं। और एक लॉयर कीरा का केस ले भी लेता है, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं कि कीरा को उसी लॉयर के साथ इस आइलैंड के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद लॉयर भी देखकर हैरान था कि कीरा अपने मजे के लिए काफी सारे फ्रॉक्स की जान दे रहा है। लेकिन लॉयर को ऐसा लगता है कि कीरा का मानसिक संतुलन अभी भी ठीक नहीं है और वो आगे चल के कीरा को ठीक कर सकता है। और तभी इनका भी ध्यान उस फूड सप्लाई की तरफ जाता है जो प्लेन के द्वारा नीचे भेजा जा रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे कीरा के फादर भी आए हैं और कीरा अपने फादर से बहुत डरता है, जाने की वो लॉयर के सामने कितने भी बदतमीजी कर ले लेकिन अपने फादर के सामने उसका मुंह नहीं खुलता। अभी ये तीनों उस फूड सप्लाई की तरफ पहुंच जाते हैं जो पेड़ पे लटका हुआ है। यहाँ पे कीरा के फादर अपने ही बेटे के बम का इस्तेमाल करते हैं जिससे पेड़ को उड़ा करके फूड सप्लाई को नीचे लाया जा सके। तभी लॉयर बताता है कि बम का जो ओनर है वही उसे एक्टिवेट कर सकता है। तभी कीरा के फादर कीरा को धमकाते हैं। उसके बाद कीरा अपने बम को एक्टिवेट करता है और खाने को नीचे ले आता है। फिर खाना मिल जाने के बाद कीरा के फादर बोलते हैं कि मैं खाना उसी को दूंगा जो मेरी बातें मानेगा। लेकिन यहाँ पे लॉयर बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। कीरा के फादर लॉयर को धमकाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा पावर यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसलिए वही करो जो मैं कहता हूँ। और इसके बाद जो कीरा के फादर होते हैं वो कीरा के घुटने दबा देते हैं और इतनी जोर से दबाते हैं कि कीरा दिन भर चिल्लाता ही रहे। तभी कीरा को एहसास होता है कि कैसे उसके फादर उसे दिन रात पीटा करते थे, और इस बात से कीरा को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है वो अपने बम का इस्तेमाल करता है अपने फादर के ऊपर। फिर उसके फादर की जान चली जाती है तो कीरा को ऐसा लगता है कि लॉयर उसकी प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन यहाँ पे लॉयर तो खुद अपनी जान बचाना चाहता है। फिर उसके बाद लॉयर कीरा को बोलता है कि तुम्हारे फादर बुरे थे लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा बुरे हो और तुम्हें तो पहले ही मर जाना चाहिए। और इतना बोलने के बाद लॉयर वहाँ से भाग जाता है और तभी कीरा देखता है कि वहाँ पे कोई आ रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि रेयोटा और टैरा होता है। अब यहाँ पे जब रेयोटा आ जाता है तब वो देखता है रेडार ने हमें कीरा के बारे में नहीं बताया, क्योंकि रेडार उन्हीं चीजों को डिटेक्ट कर पाता है जो मूव हो रहे हैं। अगर कोई शांति से एक जगह खड़ा है तो उसे रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पे रेयोटा कीरा से बोलता है कि तुमने इन लोगों की जान ले ली। फिर कीरा बोलता है कि हाँ मैंने इनकी जान ली है, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल नहीं है और इस आइलैंड के ऊपर वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। और इतना बोलने के बाद कीरा अपने फादर के सारे बॉम्ब लेने लगता है और तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन कीरा इन दोनों को यहाँ से भागने नहीं देगा, क्योंकि ये जगह वैसी है जैसा कीरा गेम को खेला करता था। और फिर कीरा अपने रेडार की मदद से इन लोगों का लोकेशन पता लगा लेता है। अब यहाँ पे रेयोटा सोच रहा होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, कि या तो वो कीरा से रुककर लड़े या ऐसा ही भागता रहे। अभी टैरा के घुटनों पे मोच आ जाती है। फिर टैरा यहाँ पे रेयोटा को बोलता है कि तुम्हें भागते रहना चाहिए, मेरे को यहीं पे छोड़कर चले जाओ। अब यहाँ पे रेयोटा सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या वो अपनी जान खतरे में डालेगा, वो भी एक ऐसे आदमी के लिए जिससे वो अभी अभी मिला हो। लेकिन तभी के रेयोटा सोचता है कि वो कीरा को किसी और डायरेक्शन में भेजेगा ताकि टैरा की जान बच जाए। और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो कीरा को हराने के बाद पूरे उसके बॉम्ब रख लेगा और उसके बाद दोनों ही रेडार का यूज करने लगते हैं ताकि एक दूसरे का पोजीशन चेक करते रहें। और जैसे ही रेयोटा पीछे मुड़ के अपने रेडार को चेक करता है तो कीरा उसके पीछे आ जाता है और उसके बाद दोनों ही एक दूसरे पे बम फेंकने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों ही एक बात अच्छे से समझ जाते हैं कि जो उसका अपोनेंट है वो गेम को अच्छे तरीके से जानता है, जाने की उस वीडियो गेम को दोनों ही अच्छे तरीके से खेल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे रेयोटा समझ जाता है कि वो एक 4 स्टार का प्लेयर है और कीरा 3 स्टार का। और इन दोनों के फाइट के बीच में ही टैरा चले जाता है कीरा के फादर के पास और उनके हाथ में लगा हुआ स्टोन अपने पास रख लेता है। और यहाँ पे रेयोटा सोच रहा होता है कि कीरा के पास किस तरह के बम होंगे, और यही सोचते हुए रेयोटा लगातार भाग रहा होता है और कोशिश करता है छूटने की, और फिर ट्रैप लगाने की कोशिश करता है कीरा के लिए। और यहाँ पे कीरा लगातार बस रेयोटा का पीछा कर रहा होता है और ऐसा करने के दौरान कीरा रेयोटा के ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन बम बहुत ज्यादा ही पावरफुल नहीं था, इसलिए कीरा की जान बच जाती है। फिर कीरा अपने रेडार से देख लेता है कि रेयोटा कहाँ पे भाग रहा है और तुरंत ही अपने बम का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर वैक्यूम की पावर है। अब वैक्यूम की वजह से रेयोटा को प्रॉब्लम आ रही थी भागने में।
अब यहाँ पे रियोटा अपने बैग का इस्तेमाल करता है ताकि वैक्यूम को रोका जा सके, लेकिन यहाँ पे कीरा समझ गया था कि रियोटा बहुत ही अच्छा प्लेयर है, लेकिन सिर्फ गेम के अंदर, और रियल लाइफ में रियोटा किसी की जान नहीं ले सकता। और यहाँ पे कीरा को नहीं पता कि रियोटा कहाँ पे छुपा हुआ है, और कीरा यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि सही और गलत में क्या फर्क है। और यहाँ पे जैसे ही रियोटा कीरा को समझाने के लिए अपना मुंह खोलता है तो वो अपना लोकेशन बता देता है। इसके बाद तुरंत ही कीरा बम फेंकता है, लेकिन रियोटा यहाँ पे बच जाता है। लेकिन उस बम से बचने के चक्कर में रियोटा के सर में चोट आ जाती है, और अपना खून देखने के बाद रियोटा समझ जाता है कि उसे इस गेम को वैसे ही खेलना पड़ेगा जैसा कि वो वीडियो गेम में खेला करता था। और फिर अपने आप को मेन प्लेयर समझ के रियोटा बीच में खड़े हो जाता है। कीरा उसको देख लेता है। कीरा तुरंत ही एक वैक्यूम बम का इस्तेमाल करता है रियोटा की तरफ, लेकिन रियोटा उसे अपने बैग से रोक लेता है और भागने लगता है। इसके बाद कीरा अपने रेडार का यूज करता है ताकि वो रियोटा के लोकेशन का पता लगा सके, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखता। कीरा को ऐसा लगता है कि रियोटा एक जगह रुक गया है ताकि उसकी लोकेशन रेडार पे ना आए, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि रियोटा तो कीरा के चारों तरफ घूम रहा होता है और उसकी तरफ बम भी फेंकता है। और यहाँ पे कीरा को समझ में नहीं आता कि रेडार उसे क्यों नहीं पकड़ पा रहा। तो होता यूँ है कि रियोटा एक ऐसी टेक्निक को मास्टर कर लिया होता है जो केवल प्रो प्लेयर्स को पता होता है, और इसी टेक्निक की मदद से रियोटा ने रेडार को जाम कर दिया है। होता यूँ है कि रियोटा ने उसी समय अपने रेडार को ऑन कर दिया था जब जिस टाइम कीरा ने किया था, और इसी की मदद से उसने कीरा के रेडार को जाम कर दिया। और फिर वो लगातार कीरा को कंफ्यूज कर रहा होता है, और आखिरी में कीरा के पास एक बम भी फेंक देता है। और जैसे ही कीरा थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, अब यहाँ पे रियोटा अपने होश में आता है। अब यहाँ पे रियोटा खुद से बोलता है कि अब वो यहाँ पे क्या करने वाला है, अभी उसकी वजह से किसी की जान चली जाती। अब यहाँ पे कीरा को एक पेड़ से बांध दिया जाता है और उसके सारे बम रियोटा के द्वारा ले लिए जाते हैं। और यहाँ पे जब रियोटा जा रहा होता है तब कीरा पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब रियोटा यहाँ पे अपना असली नाम नहीं बताता बल्कि अपने गेम का नाम बताता है, और ये नाम सुनते ही कीरा समझ जाता है कि रियोटा जापान का सबसे बेस्ट प्लेयर है। और उसके बाद कीरा खुद से बोलता है कि मुझे इस आइलैंड पे बहुत ही मजा आने वाला है। अब यहाँ पे रियोटा और टायरा को बहुत ही अच्छा खाना मिल जाता है। अब देखा जाए तो इन्हें सिर्फ कप नूडल्स ही मिलते हैं, लेकिन ये कप नूडल्स भी ऐसे जगह पे 5 स्टार खाने से कम नहीं है। फिर खाना खाने के बाद यहाँ पे टायरा लगातार रियोटा को बोल रहा होता है कि शुक्रिया, तुमने अपनी जान खतरे में डाली मेरे लिए। और ये बोलने के बाद टायरा रोने लगता है, लेकिन यहाँ पे टायरा को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस आइलैंड पे क्यों लाया गया है, उसने ऐसी क्या गलती की है। और उसके बाद में हमें रियोटा का घर दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी माँ अपनी जान देने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे रियोटा के फादर आके उसकी मम्मी की जान बचा लेते हैं। और यहाँ पे रियोटा की माँ बोलती है कि मेरी वजह से मेरा बेटा बिगड़ गया है, क्योंकि मैंने उसकी अच्छे से परवरिश नहीं करी, तभी वो तुम्हें अपना पिता नहीं मानता, और ऊपर से उसने मेरी कोई बात भी नहीं मानी, तो मजबूरी में आकर मुझे ये पेपर साइन करने पड़ेंगे। और यही वो कारण है कि जिसके वजह से रियोटा को इस आइलैंड पे लाकर छोड़ दिया गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों को यहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है एक मोटे से आदमी की। तभी रियोटा बोलता है टायरा से, आप इन फूड सप्लाई का ध्यान रखिए, मैं ऊपर जाके चेक करता हूँ कि हम पे कोई नजर तो नहीं रख रहा। अब यहाँ पे ऊपर आते समय रियोटा ध्यान नहीं देता कि उसने अपने रेडार को ऑन नहीं किया है ताकि दुश्मनों को उसकी लोकेशन ना पता चल जाए। फिर इस जगह और अंदर आ जाने के बाद रियोटा को एक और डेड बॉडी मिलती है जो कि सड़ रही थी। उसको देखने के बाद रियोटा को उल्टी आने वाली थी, लेकिन यहाँ पे रियोटा अपने आप को संभालता है। फिर यहाँ पे रियोटा देखता है कि उस डेड बॉडी से उसका स्टोन निकाल लिया गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं टायरा को जो उस डेड बॉडी से स्टोन निकाल के अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पे रियोटा के पास कोई चारा नहीं बचा था तो उसे अपने रेडार का यूज करना पड़ता है। अभी रियोटा देखता है कि उसके आसपास में एक लड़की है, और वो लड़की वही है जिसे रियोटा ने थोड़ी देर पहले देखा था। अब यहाँ पे हिमिको भी समझ जाती है कि कोई अपने रेडार का इस्तेमाल कर रहा है। अभी हिमिको भी अपने पॉइजनस बम का इस्तेमाल करती है ताकि कोई जंगल में छुपा हो तो बाहर आ जाए, और उसके बाद रियोटा हिमिको के सामने आ जाता है। अब यहाँ पे रियोटा देखता है कि हिमिको के पास 4 बैग है, और अगर रियोटा उससे लड़ता है तो हिमिको उससे आराम से जीत जाएगी। इसलिए वो हिमिको को बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अब यहाँ पे हिमिको थोड़ी देर के लिए रियोटा की बात सुन रही होती है। जैसे ही रियोटा हिमिको के पास जाने की कोशिश करता है तभी हिमिको रियोटा के ऊपर बॉम्ब फेंक देती है, लेकिन रियोटा इस हादसे में बच जाता है। फिर इसके बाद रियोटा लगातार हिमिको के पास जा रहा होता है ताकि वो हिमिको को समझा सके, और यहाँ पे हिमिको इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करती है यहाँ पे रियोटा को, लेकिन यहाँ पे
रियोटा बच जाता है। फिर हिमिको अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, लेकिन वो बाद में बच जाती है। फिर इस मौके का फायदा उठाते ही रियोटा हिमिको के सारे बम को ले लेता है। फिर रियोटा हिमिको को कैरी करके ले जा रहा होता है, तब हिमिको को होश आ जाता है। फिर हिमिको रियोटा से पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। फिर यहाँ पे रियोटा हिमिको को बताता है कि तुम्हारी बॉडी टेम्पररी पैरालाइज है, इसका मतलब तुम अभी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मेरी बात सुनो। लेकिन यहाँ पे हिमिको को ऐसा लगता है कि रियोटा उसका फायदा ना उठाए, इसलिए हिमिको कोशिश करती है और अपने पॉकेट से बॉम्ब निकालती है और मैं चाहूंगी कि हम दोनों अभी के अभी मर जाएं। लेकिन रियोटा उसे ऐसा करने से मना कर देता है और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और जब हिमिको टैरा से मिलती है तो टैरा उसे बोलता है कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो ताकि हम दोनों वापस अपने घर जा सकें। फिर हिमिको बोलती है कि घर जाके भी क्या फायदा जब हमारे अपनों ने ही पेपर साइन कर दिया हमको यहाँ भेजने के लिए, और उन लोग खुद चाहते हैं कि हम यहाँ पे आकर मर जाएं। वो लोग हमको जिंदा नहीं देखना चाहते। फिर यहाँ पे रियोटा पूछता है कि तुम्हें इन चीजों के बारे में कैसे पता चला। फिर यहाँ पे हिमिको बताती है कि मेरे फ्रेंड्स ने ही पेपर के ऊपर मेरा नाम लिख दिया था क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मैंने उनकी मदद नहीं की। फिर यहाँ पे टैरा बताता है कि यहाँ पे आने से पहले मेरा एक कस्टमर से फाइट हो गया था। फिर ये सारी बातें सुन लेने के बाद रियोटा समझ जाता है जितने भी लोग इस आइलैंड पे आके फंस गए हैं उनके घर वाले उनसे प्यार नहीं करते। और यहाँ पे रियोटा समझ जाता है कि उसके लिए उसके पेपर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ ने साइन किए हैं। अब यहाँ पे रियोटा इस सच्चाई को अपनाना नहीं चाहता था। फिर तुरंत ही उन्हें जंगल से कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर रियोटा रेडार में चेक करता है, लेकिन रेडार में उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। फिर टैरा फ्लैश लाइट ऑन करता है जिससे उन्हें, फिर यहाँ पे टैरा डर जाता है और बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। अब ये दोनों तो यहाँ से भाग सकते हैं लेकिन हिमिको यहाँ से भाग नहीं सकती क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी पैरालाइज है और यहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े छिपकली उनका पीछा कर रहे हैं। रियोटा यहाँ पे बोलता है कि तुम हिमिको को लेके अपने साथ कहीं दूर चले जाओ, तब तक मैं इन लोगों को ठिकाने लगाता हूँ। जहाँ पे रियोटा एक छिपकली के ऊपर पत्थर मार के उसे मार देता है और बाकी छिपकली को मारने के लिए वो अपने बम का इस्तेमाल करता है। और अभी वो जिस बम का इस्तेमाल कर रहा है वो कीरा के बम है और अभी तक ये कीरा मारा नहीं गया है तो उसका ओनरशिप अभी तक ये रियोटा के पास नहीं आया है। अब यहाँ पे रियोटा लगातार अपना बैग ढूंढ रहा होता है बम का। फिर हम इतने देर में देखते हैं कि एक छिपकली टैरा के पाँव को काट लेती है और टैरा को बहुत दर्द हो रहा होता है। लेकिन इनकी किस्मत बहुत ही अच्छी थी क्योंकि टैरा को अपना बैग मिल गया था और वो सारी छिपकलियों को वहाँ से भगा देता है। अब ये तीनों यहाँ से बहुत दूर जा रहे थे जहाँ पे टैरा के कंधों पे हिमिको थी और टैरा अपने कंधों पे फूड सप्लाईज और बम को कैरी किए हुए था। और यहाँ पे टैरा लगातार तारीफ कर रहा होता है रियोटा की, तुम चाहते तो मुझे और हिमिको को यहाँ पे छोड़ के जा सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, और ये दिखाता है कि तुम एक हीरो हो। लेकिन यहाँ पे टैरा बहुत ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसे डर है कि रियोटा ने उसे यहाँ छोड़ दिया तो वो मर जाएगा। फिर हमको पता चलता है कि टैरा यहाँ पे कैसा भी बिहेव कर रहा हो लेकिन वो अपने कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करता था और उसने काफी सारे गलत काम भी किए हैं अपने कस्टमर्स के साथ। और फिर टैरा समझ जाता है कि यही कारण है कि उसे यहाँ पे भेजा गया है। तभी छिपकलियों के द्वारा इन पे फिर से हमला होता है और यहाँ पे रियोटा और टैरा दोनों ही अलग हो जाते हैं। फिर रियोटा अपने रेडार का इस्तेमाल करता है टैरा को ढूंढने के लिए लेकिन ढूंढ नहीं पाता। फिर यहाँ पे रियोटा को ऐसा लग रहा होता है कि टैरा ने उसे धोखा दिया क्योंकि टैरा के पास सारे फूड सप्लाई और बम थे। फिर रियोटा के ऊपर एक छिपकली अटैक करने वाली थी, अभी वहाँ पे एक बम आता है और छिपकली को मार देता है और फिर पीछे से टैरा आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी लोकेशन पता नहीं कर पा रहा था। फिर यहाँ पे रियोटा बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पे शक किया। फिर टैरा बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब लोग डरे हुए होते हैं तब उनके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही आती है। फिर उसके बाद टैरा सारे सीक्रेट्स बता देता है रियोटा को कि उसके पास कितने टाइप के बम है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको रियोटा पे भरोसा है और उसको ऐसा लगता है कि वो रियोटा के बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा। फिर ये लोग जैसे ही जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं फिर इनको एक बिल्डिंग दिखती है। फिर इस बिल्डिंग के ऊपर जब ये तीनों ही चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तब ये तीनों ही नीचे गिर जाते हैं क्योंकि सीढ़ियों में जंग लगा था और सीढ़ियाँ टूट जाती है। तब टैरा बोलता है कि मैं इन छिपकलियों को रोकता हूँ, तब तक तुम हिमिको को लेके ऊपर चढ़ जाओ। अब यहाँ पे लगातार रियोटा कोशिश कर रहा होता है हिमिको को होश में लाने की लेकिन हिमिको होश में नहीं आती। अब यहाँ पे जो टैरा के पास बम है वो उससे एक ही बार में एक ही छिपकली को मार सकता है। जब टैरा पीछे मुड़ के देखता है तो हिमिको जमीन में पड़ी हुई है और रियोटा उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया है। और यहाँ पे सभी छिपकलियों को भगाने के लिए रियोटा अपने पॉइजन बम का इस्तेमाल करता है और फिर टैरा से बोलता है कि मैंने पॉइजन छोड़ दिया है जंगलों के बीचों बीच, लेकिन हवा की मदद से वो पॉइजन हमारे तरफ भी आ सकता है। यहाँ पे रियोटा ये भी बताता है कि मैंने हिमिको के हाथ का इस्तेमाल किया ताकि मैं उन बम का इस्तेमाल कर सकूं। उसके बाद हिमिको को भी होश आ जाता है। उसके बाद ये तीनों उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि जगह में भी बम का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब हमारे से पहले यहाँ पे कुछ लोग आ चुके हैं। लेकिन तभी टैरा का पाँव
बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगता है क्योंकि उसके पाँव में एक छिपकली ने काट लिया था और ना तो अभी तक उसमें बैंडेज लगा है, ना तो उसको डिसइंफेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे रोयोटा सोचता है अंकल टायरा की मदद करने के लिए, इसलिए वो लगातार कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है ताकि वो टायरा के घाव को ठीक किया जा सके। वो हिमिको को बोलता है मदद करने के लिए, लेकिन हिमिको बोलती है कि मेरी बॉडी को ना तो टच करना ना तो मेरे पास आना, क्योंकि जो भी चीजें हिमिको के साथ पास्ट में हो चुकी है उसके बाद वो किसी भी लड़के के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। लेकिन जब यहाँ पे रोयोटा टायरा के जो घाव होते हैं उसको जब हील कर रहा होता है, लगातार उसको साफ करने की कोशिश करता है, तब लगातार टायरा अपने पाँव हिला रहा होता है। तब यहाँ पे हिमिको को बोला जाता है तुम उसकी बॉडी को पकड़ो, लेकिन हिमिको ऐसा करने से मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं किसी की बॉडी टच नहीं करूंगी। तभी रोयोटा बोलता है कि तुम जब बेहोश हो गई थी तो टायरा ने तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए अभी तुम्हें टायरा की मदद करनी होगी। और फिर दोनों मिल करके टायरा के घाव को साफ कर देते हैं और उसके बाद टायरा थोड़ी देर के लिए आराम करता है। फिर इन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे क्या करना है। फिर हम देखते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये पूरा गेम ऑर्गेनाइज करवाया है, वो लोग यहाँ पे इन दोनों पे नजर रखते हैं और देखते हैं कि रोयोटा ने अभी तक के 4 लोगों के साथ फाइट किया है, लेकिन उनमें से केवल एक ही बंदे की उसने जान ली है और बाकी सबको उसने जिंदा छोड़ दिया। और देखने पे ऐसा लग रहा है कि रोयोटा खुद की टीम बनाना चाहता है। और यहाँ पे ये आदमी अपने स्टाफ को बोलता है कि रोयोटा पे नजर रखना, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल प्लेयर है। फिर उसी दौरान हम देखते हैं हिमिको को जो अपने कॉस्प्ले वाला फोटो देख रही होती है। तभी रोयोटा बोलता है कि ये कॉस्प्ले वाली फोटो तुमने कहाँ खिंचाई थी। तब हिमिको उसके पाँव पे लात मारती है और बोलती है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरे फोन पे नजर रखने के लिए, और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप करने वाली हूँ और मैं तुम दोनों के साथ मिलकर टीम नहीं बनाऊंगी और ये भी नहीं बताऊंगी कि मेरा नाम क्या है। तभी रोयोटा बोलता है कि तुम्हारे पास इतने सारे सूटकेस और इतने सारे बॉम्ब कहाँ से आए, इसका मतलब ये है कि तुमने काफी सारे लोगों की जान ली है। तभी रोयोटा सोचता है कि वो इस लड़की पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि किसी दिन ऐसा आएगा कि जब ये लड़की हमको धोखा देके चली जाएगी। फिर हिमिको अपने आप को जस्टिफाई करने लगती है और बताती है कि ये मेरे साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पे रोयोटा उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर रोयोटा बोलता है कि अगर तुमने हमें अभी मार दिया तो तुम्हारे पास इतने सारे स्टोन हो जाएंगे, तुम यहाँ से बाहर निकल सकती हो और तुम चाहोगी कि हम तुम्हारी कहानी पे ट्रस्ट कर लें और ताकि हमें तुम पे ट्रस्ट होने लगे और सही मौका मिलते ही तुम हमें धोखा देके चली जाओगी। लेकिन तुरंत ही इनको ऐसा एहसास होता है कि कोई यहाँ पे रेडार का इस्तेमाल कर रहा है। तभी यहाँ पे रोयोटा हिमिको को बोलता है कि तुम्हारी लोकेशन पता चल गई है, क्योंकि तुम लगातार हिल रही थी, तो तुम एक काम करो कि हम दोनों को यहाँ पे छोड़ के कहीं और चली जाओ। और रोयोटा भी डिसाइड करता है कि वो भी चला जाएगा जंगल के अंदर जिसने अभी अभी रेडार का इस्तेमाल किया था और उस आदमी को पकड़ेगा। और उसके बाद जंगल में आते ही रोयोटा अपने रेडार को ऑन कर देता है और लगातार जंगल में इधर उधर भाग रहा होता है ताकि जो भी व्यक्ति जंगल के अंदर हो वो उनकी बिल्डिंग की तरफ ना जाए। इसके बाद रोयोटा फिर से अपना रेडार ऑन करता है और तुरंत ही उसका अपोनेंट उसके पीछे से आ जाता है। और यहाँ पे उसका अपोनेंट कोई और नहीं, हिमिको का वो साथी है जिसके साथ हिमिको ने पहले टीम अप किया था। फिर यहाँ पे रोयोटा लगातार बच के भाग रहा होता है। फिर एक कोने में आ जाने के बाद रोयोटा उसको धमकाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बम फेंक दूंगा क्योंकि तुम नाइफ का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे रोयोटा को ये बात नहीं पता थी कि उसका एक और साथी जंगल में छुपा हुआ है और वो साथी होता है लॉयर। और फिर दोनों मिलकर रोयोटा को यहाँ पे हरा देते हैं और फिर रोयोटा के सारे बम चेक करने लगते हैं। फिर यहाँ पे लॉयर बोलता है कि इसके पास काफी सारे बम है, इसका मतलब ये है कि इसने काफी सारे लोगों का खून किया है। लॉयर लगातार अपने साथी को बोल रहा होता है कि इसकी जान ले लो, लेकिन उसका साथी ऐसा नहीं करता। फिर तभी रोयोटा इलेक्ट्रिक शॉक देता है लॉयर को, फिर वहाँ से भागने लगता है। अब ये व्यक्ति जानबूझ के रोयोटा को नहीं मारता क्योंकि वो देखना चाहता था कि रोयोटा कहाँ पे जाके छुपेगा। फिर ये व्यक्ति जैसे हिमिको के पास आता है, फिर हिमिको बोलती है कि तुम लोग जियो या मरो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना सामान लेकर के यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जैसी वो यहाँ से जाने वाली थी तभी वो आदमी वहाँ पे आ जाता है। फिर ये आदमी बताता है कि मैंने जानबूझकर रोयोटा को वहाँ से जाने दिया था क्योंकि मुझे पता था कि वो कहीं पे जाके छुपेगा और मुझे ये भी बात पता थी कि वो तुम्हारे साथ ही मिलकर काम कर रहा होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक शॉक रोयोटा ने लॉयर को दिया था वही इलेक्ट्रिक शॉक हिमिको ने इसको भी दिया था। इसका मतलब यही है कि तुम दोनों मिलकर के काम कर रहे हो और तुम्हारे पास इतने सारे बम है, और इसका मतलब यही है कि तुमने उस मोटे आदमी की भी जान ले ली और चलो सारे स्टोन और बम मेरे हवाले कर दो। और तभी रोयोटा उठता है और इस आदमी को धमकी देने लगता है। फिर रोयोटा को समझ आता है कि शायद वो गलत है इस गेम के बारे में, क्योंकि उसको यहाँ से निकलने के लिए 8 स्टोन कलेक्ट करने होंगे और इसके लिए उसको बाकी लोगों की जान लेनी होगी। अगर वो किसी की जान नहीं लेगा तो वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। तभी टायरा बीच में आने
की कोशिश करता है ताकि वो इस आदमी को रोक सके। तभी ये आदमी अपनी नाइफ की मदद से इस आदमी के फिंगर को काट देता है और इसके बाद यहाँ से रेवटा को भी धक्का दे देता है। और जब रेवटा को होश आता है तब वो देखता है कि वो एक पेड़ पे लटका हुआ है। फिर इसके बाद रेवटा वापस आ जाता है और देखता है कि टायरा के हाथ से खून निकल रहा होता है और वो देखता है कि उसके जितने भी सप्लाईज है सभी गायब है। वो फिर हिमिको को ढूंढने लगता है और हिमिको भी वहाँ से जा चुकी है। वो तुरंत ही देखता है कि हिमिको का फोन वहाँ पे पड़ा हुआ है और वो फोटो देख लेता है जो हिमिको उससे छुपा रही थी। और फिर रेवटा सोचता है कि हिमिको वही लड़की है जो गेम में लगातार मेरे साथ खेल रही थी और मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर यहाँ से रेवटा चल जाता है तुरंत ही हिमिको की जान बचाने के लिए। तो टायरा बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ के मत जाओ। यहाँ पे रेवटा बोलता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पे छोड़ के जाना भी जाकर के मैं हिमिको की जान बचा पाऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन ला पाऊंगा जिससे कि तुम्हारी ब्लीडिंग को रोका जा सके। लेकिन यहाँ पे टायरा फिर भी बोलता है कि तुम मुझे प्लीज यहाँ पे छोड़ के मत जाओ। लेकिन रेवटा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और चला जाता है हिमिको को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे दोनों ही हिमिको को बंदी बना लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि दोनों हिमिको को टॉर्चर करेंगे धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाले थे तभी उनको एहसास होता है कि किसी ने अभी रेडार का इस्तेमाल किया है और इस आदमी को पता चल जाता है कि रेवटा अभी जिंदा है। इसलिए वो लॉयर को बोलता है कि तुम लगातार बम फेंकते रहना अगर वो यहाँ पे आता है तो, और मैं कहीं पे जा करके छुप जाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई भी बम नहीं है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि बम फटने लग जाते हैं और इस आदमी को कोई भी अंदाजा नहीं होता कि कोई जिंदा बचा है या कोई मर गया। और फिर बाहर आके ये आदमी पूछता है कि तुमने रेवटा की जान ले ली। फिर ये आदमी बताता है कि रेवटा यहाँ पे आया था और मैंने जैसे ही उसके ऊपर बम फेंका तो वो गायब हो गया। फिर दोनों ही अपने रेडार का इस्तेमाल करते हैं रेवटा की लोकेशन पता करने के लिए। लेकिन रेवटा एक जगह पे बैठा हुआ था तो इनको पता नहीं लग पाता कि रेवटा कहाँ पे है। और उसके बाद रेवटा उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे हिमिको को बंदी बनाकर रखा गया था। जैसी वो एक गेट खोलता है उसके अंदर से एक बम निकलता है और वो बम गिरने ही वाला था तभी रेवटा उस बम को रोक लेता है और डीएक्टिवेट कर देता है और उसके बाद वो हिमिको को छुड़वा लेता है। और फिर रेवटा को ऐसा लग रहा होता है कि हिमिको वही लड़की है जिसे रेवटा ने गेम में पसंद किया था। लेकिन यहाँ पे हिमिको अभी भी रेवटा का साथ निभाने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए रेवटा को ऐसा लगता है कि उसने गलती कर दी हिमिको की जान बचा करके। और इसके बाद जैसे ही ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तुरंत ही रेडार एक्टिवेट होता है और इनकी लोकेशन पता चल जाती है। और यहाँ पे आदमी लॉयर को बोलता है कि जाओ और रेवटा को मार दो। और यहाँ पे लगातार ये दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर बम फेंकते हुए। तभी ये आदमी दूसरी तरफ जाके हिमिको को पकड़ लेता है और फिर ये आदमी बोलता है कि मैंने अपना नाइफ गिरा दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक हैंड टू हैंड फाइट करूँ और मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरीके का बॉम्ब लेकर आओ। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 4 स्टोन कलेक्ट कर लिए हैं और तुम अगर मुझे हरा देते हो तो वो 4 स्टोन तुम्हारे हो जाएंगे। तो तुम सोच लो तुम्हारे पास ये एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। अब यहाँ पे रेवटा छुपा हुआ था लेकिन जैसी वो इस आदमी की सारी बातें सुनता है उसके बाद ये तुरंत ही उस आदमी पे हमला करने के लिए चला जाता है इसी की नाइफ के जरिए। और वो आदमी तुरंत ही रेवटा को पकड़ लेता है और रेवटा को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मुझे हैंड टू हैंड फाइट करना है पर तुमने मेरी ही नाइफ का इस्तेमाल किया मुझे मारने के लिए। अब यहाँ पे हिमिको भी लगातार कोशिश कर रही होती है रेवटा की जान बचाने के लिए लेकिन ये आदमी हिमिको को अपने से दूर फेंक देता है। लेकिन ये आदमी देखता है कि जब हिमिको उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ गई थी तो उसने एक बम उसके बॉडी के ऊपर लगा दिया था जो कि एक गैस बम था। और फिर तभी हिमिको और रेवटा वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते लोग ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी रेवटा देखता है कि ऊपर में एक ऐसी जगह है जहाँ से हम निकल सकते हैं। रेवटा सबसे पहले ऊपर चला जाता है और वहाँ से हिमिको को घिसता है लेकिन तुरंत ही वहाँ पे वो आदमी आ जाता है और हिमिको का पाँव पकड़ लेता है। फिर रेवटा वहाँ पे एक बम फेंक देता है जिसकी वजह से वो आदमी वहीं पे मर जाता है और रेवटा ने हिमिको की जान भी बचा ली थी। और यहाँ पे आदमी जो सब पे नजर रखा हुआ है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि रेवटा इस आदमी की जान ले पाएगा। मुझे तो लगा था कि वो दूसरा आदमी इस गेम को जीत पाएगा। अभी तक ये हिमिको का सबने सांस छोड़ दिया था और उसके दोस्तों ने भी उसका सांस छोड़ दिया था। तो हिमिको अपने रूम में अकेले रहा करती थी और लगातार यही गेम खेला करती थी और उसी दौरान उसे रेवटा मिला था। और रेवटा उससे एक भी बार उसके पास्ट के बारे में नहीं पूछता और बोलता है कि यहाँ पे हर किसी का अपना एक पास्ट होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा निभाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं और देखते हैं कि रेवटा के पास 3 स्टोन आ गए हैं। अब यहाँ पे रेवटा खुद से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने आप को बेकाबू नहीं होने देगा, यानी कि वो दूसरों की जान नहीं लेगा। और हमें ये बात पता चलती है कि इनके ऊपर दिन भर नजर रखी जा रही है और इनकी 3D स्कैनिंग की जा रही है और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इनको लेकर के एक गेम बनाया जा सके और इस गेम को बेचने के बाद इनको खूब सारा प्रॉफिट हो। और फिर यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात यहीं पे ये लोग सोएंगे। जंगल में इतनी रात को जाना इनके लिए खतरों से खाली नहीं होगा। और इसके बाद दोनों ही कपड़े बदलते हैं और रेवटा बोलता है कि मैं दूसरे रूम में जाकर के सो जाऊंगा। फिर उसके बाद हिमिको बोलते हैं कि हम एक ही रूम में सो सकते हैं जहाँ पे मैं सोऊंगी, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि तुम इस लाइन को क्रॉस नहीं
नहीं करोगे। फिर यहाँ पे रियोटा को ऐसा लगता है कि हिमिको सो गई है। तब रियोटा अपने फीलिंग्स को बता देता है और बोलता है कि तुम वही गेम वाली लड़की हो जिसको मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने मुझे जज नहीं किया कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कहाँ रहता हूँ और क्या काम करता हूँ, और यही कारण है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। और इसलिए मैं यहाँ पे बिना किसी हथियार के तुमको बचाने के लिए आ गया था। और अपनी फीलिंग्स को बता देने के बाद रियोटा सोने के लिए चला जाता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि हिमिको भी सो गई है, लेकिन हिमिको सोई नहीं थी और रियोटा की सारी बातें सुन ली थी जो रियोटा ने अभी बोली। अब यहाँ पे हिमिको सोच रही होती है कि अब उसको रियोटा को अपना साथी बना लेना चाहिए, क्योंकि वो हर एक लड़के को एक ही नजर से देखती है। लेकिन हिमिको तो यही चाहती थी कि वो एक दिन रियोटा से मिले और उससे शादी कर ले। अब यहाँ पे हिमिको क्या करेगी? जब हिमिको ये सब बातें सोच रही होती है तभी हिमिको के ऊपर एक लाइट आ जाती है और उसे एक डरावना सा चेहरा दिखता है। और उसके बाद हिमिको चिल्लाते हुए उठती है। तो रियोटा उससे पूछता है कि क्या हो गया। तो हिमिको बोलती है कि मैंने किसी को देखा जिसके हाथ में एक टॉर्च थी। तभी रियोटा बोलता है कि हमें सावधान रहना होगा, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और प्लेयर्स भी आ गए हों। और दोनों ही अपने रेडार का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं, लेकिन दोनों को यहाँ पे कुछ नहीं दिखता और दोनों का ही नजर सामने जाता है जहाँ पे कुछ चमक रहा होता है। फिर रियोटा हिमिको से बोलता है कि मैं देख करके आता हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है, तब तक तुम यहीं पे रुके रहना। रियोटा जैसे ही उस जगह के अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ पे फूड सप्लाई पड़ा हुआ है और ऊपर से वहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे उसको शक होता है और उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो सब ट्रैप हो। और इतना सोचने के बाद रियोटा वहाँ से जाने ही वाला होता है, तुरंत ही वो अजीब सा आदमी इस पे हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे रियोटा बार बार बच जाता है और जैसे भी करके उसको अपने आप से दूर कर देता है। और फिर रियोटा को पता चलता है कि ये एक लड़की है जिसका हाथ कटा हुआ है और यही कारण है कि ये लोग इसको रेडार से नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर यहाँ पे रियोटा सारी बातें बता देता है हिमिको को और फिर यहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे इस लड़की को होश आता है वो रियोटा को देखकर चिल्लाने लगती है। फिर हिमिको बोलती है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, मैं इसको देखती हूँ। फिर यहाँ पे ये लड़की हिमिको को बताती है कि वो एक हॉस्पिटल में 40 साल से नर्स का काम कर रही थी और मुझे एक डॉक्टर पसंद था, लेकिन जब वो डॉक्टर एक मुसीबत में फंस जाता है तब मैंने उसकी मदद की थी ताकि वो उस मुसीबत से निकल सके। लेकिन वो डॉक्टर जब वो इस आइलैंड पे आया उसने मुझे देखा और फिर उसने मेरा ये हाथ फोड़ दिया, क्योंकि उसने मेरी तरफ बम फेंका था ताकि मेरा चिप लेकर के वहाँ से जा सके। वो डॉक्टर तो इस आइलैंड से निकल गया, लेकिन उसका बम इतना पावरफुल नहीं था कि मैं मर जाऊँ। उसी टाइम मैंने अपना एक हाथ गवा दिया। फिर यहाँ पे लड़की हिमिको को बोलती है कि याद रहे तो देखना ये है कि तुम्हारे पास जैसे ही 6 स्टोन आ जाए तब देखना ये है कि तुम किस पे ट्रस्ट करोगी। अब यहाँ पे हिमिको रियोटा को सारी बात बताती है और बोलती है कि हमारे पास जैसे ही 6 स्टोन कलेक्ट हो जाएंगे तो तुरंत ही एक हेलीकॉप्टर आएगा जो हमको यहाँ से ले जाएगा। और इसके बाद रियोटा एक प्लान बनाता है। वो बोलता है कि जैसे ही हमारे पास 7 स्टोन कलेक्ट हो जाएंगे मैं हेलीकॉप्टर को यहाँ पे आने के लिए मजबूर कर दूंगा और उसके बाद हम हाईजैक कर लेंगे उस हेलीकॉप्टर को, जिसके बाद हम सभी लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन अभी के लिए तो हमको टेरा के पास वापस जाना होगा। अब देखते हैं हम टेरा की हालत जो पहले से बहुत ठीक हो गया है। उसी डॉक्टर ने जिसने हिमिको को धोखा दिया था वो यहाँ पे टेरा की मदद कर रहा है और ऐसा ये डॉक्टर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आगे चल के टेरा का इस्तेमाल कर सके। अभी वहाँ पे हिमिको और रियोटा दोनों आ जाते हैं और वो लोग डॉक्टर को टेरा से दूर रहने के लिए बोलते हैं। तभी डॉक्टर बोलता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा इसको मरते हुए तो मैंने इसकी जान बचाई। अभी टेरा रियोटा से बोलता है कि हम इस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है। तभी रियोटा बोलता है कि ठीक है तुम हमारी टीम में शामिल हो सकते हो, लेकिन रियोटा बोलता है कि उससे पहले तुम्हें हमें अपने सारे बम दिखाने होंगे। इसका मतलब ये है कि ये डॉक्टर इनके लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा रियोटा सोच रहा था। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर का प्लान कुछ और था। डॉक्टर को पता था कि इनके पास टोटल 6 स्टोन है और डॉक्टर ये चाहता था कि ये कैसे भी करके 7 स्टोन कलेक्ट करें। तभी ये लोग देखते हैं कि फूड का सप्लाई फिर से नीचे आ रहा है। तभी रियोटा बोलता है कि हमको यहाँ से जाना होगा फूड सप्लाई को कलेक्ट करने के लिए। फिर जैसे ही ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो अपने रेडार की मदद से देखते हैं कि टोटल वहाँ पे 6 लोग हैं। लेकिन इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी रियोटा बोलता है कि हमें फूड सप्लाई को कलेक्ट करना होगा। फिर ये लोग जब आगे जा रहे होते हैं तो ये लोग देखते हैं रेडार पे। फिर ये लोग देखते हैं कि 2 लोग तो छुप गए हैं लेकिन बाकी के लोग इनका पीछा कर रहे हैं। फिर भागते भागते रियोटा देखता है उस आदमी को जिसने इसे पहले ट्रैप लगाया था रियोटा के लिए। पर वहाँ पे रियोटा नहीं मरता बल्कि कोई और ही लड़की मर जाती है। अब यहाँ पे दोनों ही सूटकेस को पाना चाहते थे लेकिन दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब दोनों को ही एक दूसरे का सामना करना होगा। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बम फेंक देते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं हिमिको को जिसको एक लड़की मिल जाती है और ये लड़की भी उसी आदमी के साथ होती है और ये लड़की तुरंत ही हिमिको को बेहोश कर देती है और इसके बाद हिमिको के ऊपर एक बम छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं रियोटा को जो लगातार उस आदमी से लड़ रहा है और एक रॉक के पीछे छुपा हुआ है। अब यहाँ पे इस डॉक्टर को ये सूटकेस तो मिल जाता है लेकिन अभी भी इसके अंदर पैरासूट लगा हुआ होता है और इस डॉक्टर को परेशानी हो रही होती है। तभी एक दूसरा आदमी डॉक्टर
डॉक्टर के ऊपर बम फेंक देता है। तभी रियोटा डॉक्टर से बोलता है कि उस सूटकेस को वहाँ से छोड़ के तुरंत ही भागो। अब डॉक्टर वहाँ से भाग तो जाता है, लेकिन भागने से पहले वो सूटकेस के ऊपर एक बम लगा देता है ताकि सूटकेस पैरासूट से अलग हो जाए। और जब ये सूटकेस गिर रहा होता है पैरासूट से, तब वो डॉक्टर रियोटा से बोलता है कि उस सूटकेस को पकड़ लेना। रियोटा तुरंत ही उस सूटकेस को पकड़ लेता है और वहाँ से भागने लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हिमिको को, जो अभी भी जिंदा होती है। अब हिमिको बोलती है उस लड़की से, मेरे पास ऐसे बम है जिनको मैं अभी तुरंत ही जाके एक्टिवेट कर सकती हूँ और तुम्हारे बमों को एक्टिवेट होने में टाइम लग रहा है, और मैं दूसरे हाथ से तुमको इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि हम दोनों की फाइट में मैं जीतने वाली हूँ। अब यहाँ पे रियोटा लगातार सूटकेस को भाग ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर आकर के फायर बम गिरने लगते हैं। और ये बम किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उस आदमी के द्वारा गिरा रहे होते हैं जो कीरा के साथ यहाँ पे आ गया था। और यहाँ पे कीरा उस आदमी से बोलता है कि अभी के अभी इस आदमी की जान ले लो, लेकिन ये आदमी ऐसा करने से मना कर देता है। अब रियोटा यहाँ पे आके बीच में फंसा हुआ था, तभी एक आदमी आके रियोटा के चेहरे पे एक लात मारता है। उसके बाद वो सूटकेस लेकर के सीधा पानी में कूद जाता है क्योंकि सूटकेस में आग लग गई थी। अब यहाँ पे रियोटा भी सीधा पानी के अंदर कूद जाता है क्योंकि उसकी बॉडी पे भी आग लग गई थी। अब यहाँ पे वो आदमी भी कीरा से बोलता है कि हमें तुरंत ही किनारे के साइड जाना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि वो दोनों पानी से ऊपर ना पाए। अब यहाँ पे वो लड़की हिमिको से बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने ये इलेक्ट्रिक शॉक वाला डिवाइस अपने साथ क्यों रखा है, क्योंकि तुम्हारे साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ है। और इतना सुन लेने के बाद हिमिको अपने ऊपर से काबू खो बैठी है और लगातार हमला करने की कोशिश कर रही होती है उस लड़की के ऊपर। और ये लड़की हिमिको का हथियार उससे तुरंत ही दूर कर देती है और हिमिको को बंदी बना लेती है। लेकिन यहाँ पे हिमिको हार नहीं मान सकती क्योंकि उसे रियोटा के लिए अभी भी जीना होगा। फिर तभी ये लोग जब वहाँ पे लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पे डॉक्टर का बम आ जाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर यहाँ पे हिमिको की जान नहीं बचाना चाहता था और ये चाहता था कि दोनों वहीं के वहीं मर जाएं। लेकिन जब वो वहाँ पे जाता है तो उसे पता चलता है कि हिमिको अभी जिंदा है और फिर वो वहाँ जाके हिमिको का हाल चाल पूछने लगता है और फिर ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि हिमिको को उसकी फिक्र है। अब यहाँ पे हिमिको समझ जाती है कि डॉक्टर एक्टिंग कर रहा है। अब हिमिको ने उसे कुछ बोला तो अभी के अभी डॉक्टर उसे हमला कर देगा। अब यहाँ पे रियोटा किनारे की ओर आने की कोशिश करता है और वो देखता है कि वहाँ पे कोई और भी आ रहा है और वो वहीं पे छुप जाता है। अब यह आदमी देखता है कि वहाँ पे एक सूटकेस पड़ा हुआ है। अब यह आदमी सूटकेस को उठाने चला जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सूटकेस के नीचे एक बम है और वो एक ट्रैप है और तुरंत ही इस आदमी की जान चली जाती है। अभी वहाँ पे एक दूसरा आदमी आता है और इसके हाथ से वो स्टोन निकाल के चले जाने लगता है और फिर रियोटा उसको धमकाता है और बोलता है कि मेरे पास एक बम है और ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा अगर तुम वहाँ से हिले तो। और फिर ये आदमी सूटकेस और सारे बम को, रियोटा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए क्योंकि वो इस आदमी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि उस आदमी ने वहाँ पे कोई ट्रैप बिछा के रखा हो। रियोटा उस आदमी का हाथ भी चेक करता है क्योंकि रियोटा को ऐसा लग रहा होता है कि उनके पास कोई एक ऐसा बम हो जिससे वो अपने हाथ से कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन उसके हाथ में भी कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद रियोटा चला जाता है उस सूटकेस के पास, बल्कि ये आदमी के हाथ में कोई रिमोट नहीं था बल्कि उसके मुंह में था। उसके बाद वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और इस आदमी को ऐसा लगता है कि उसने रियोटा की जान ले ली है, इसलिए ये अपना रेडार ऑन करता है चेक करने के लिए और रियोटा अभी भी जिंदा होता है। और इन दोनों की फाइटिंग देखने के बाद इस आदमी को बहुत ही मजा आ रहा होता है और बोलता है कि इन दोनों आदमी के पास इतने स्टोन कलेक्ट हो गए हैं कि वो इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। और फिर रियोटा और बम फेंकने लगता है उस आइलैंड के ऊपर और रियोटा जानबूझ के ऐसा करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे बहुत सारा धुआं हो जाएगा तो वो धुएं की आड़ में उस सूटकेस को वहाँ से लेके भाग जाएगा। लेकिन ये आदमी रियोटा पे हमला नहीं करता बल्कि वो तीसरे आदमी के पास चला जाता है ताकि उसके फायर बम को अपना बना सके और उसके बाद वो फायर बम से रियोटा के ऊपर हमला करने लगता है। और जब रियोटा के पास कोई चारा नहीं होता तो वो अपने आप को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। अब यहाँ पे रियोटा देख रहा होता है कि वो आदमी किस तरीके से सूटकेस को लेके जा रहा है। अब यहाँ पे रियोटा कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये आदमी यहाँ से जाने से पहले रियोटा को उसके नाम से पुकारता है तो रियोटा सोच रहा होता है कि इस आदमी को मेरा नाम कैसे पता, और इस चीज के बारे में रियोटा उस आदमी से पूछता भी है, लेकिन वो आदमी रियोटा को कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। और जब रियोटा किनारा की तरफ आता है तो देखता है कि वहाँ पे कीरा भी है और कीरा बताता है कि मैंने तुम दोनों का फाइट देखा और देखने में मुझे मजा आ गया। मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फिर से फाइट करूँ और मैंने अपने बम भी वापस ले लिए हैं क्योंकि तुम इन बम को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब तक मैं नहीं मर जाता। अब यहाँ पे रियोटा बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि हिमिको और डॉक्टर भी वहीं पे हैं और वो डॉक्टर को बोलता है कि मैं सूटकेस को नहीं बचा पाया। तो डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन मन में ही डॉक्टर गाली दे रहा होता है रियोटा को और सोचता है कि अगर सूटकेस के पीछे मैं गया होता तो शायद सूटकेस को मैं बचा लेता। फिर अपने हाइट के वापस आने के बाद रियोटा सोच रहा होता है कि उस आदमी को मेरा नाम कैसे पता, लेकिन रियोटा को तभी एक और बात याद आती है। उसे अपने एक पुराने दोस्त के बारे में याद आता है जो उसकी ही तरह दिख रहा था
और उस दोस्त का नाम था योडा। और ओडा और रियोटा बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी हर बातें शेयर करते थे। अब यहाँ पे रियोटा कंफर्म हो जाता है कि जिस आदमी से उसने लड़ाई की थी उसका नाम योडा है। अब यहाँ पे डॉक्टर को इन लोगों के साथ अपना खाना बांटना पड़ता है और डॉक्टर सोचता है कि उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है और उनका स्टोन लेना है और वो इनके साथ रहा तो वो भी मारा जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रियोटा अंकल टेरा को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो खाना नहीं खाते। तब यहाँ पे रियोटा बोलता है डॉक्टर से क्या हो गया इन्हें। तब यहाँ पे डॉक्टर बोलता है उस छिपकली की वैनम के वजह से इनका जो स्पीड रिकवरी है वो नहीं हो पा रहा है। फिर यहाँ पे रियोटा बोलता है हिमिको से हम जिस लड़की से मिले थे जिसका हाथ कटा हुआ था उसके घर पे काफी सारे मेडिसिन रखे हुए थे तो मैं जाता हूँ वहाँ से मेडिसिन लेकर के आता हूँ और मैं डॉक्टर को भी अपने साथ लेकर के जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हिमिको को ट्रस्ट नहीं था डॉक्टर के ऊपर। हिमिको को ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने हमला कर दिया रियोटा के ऊपर तो रियोटा क्या करेगा। तो हिमिको बोलती है कि मैं भी साथ में चलूंगी। अब ये लोग फिर से टेरा को यहाँ पे अकेले छोड़ के चले जाते हैं। अब यहाँ पे हिमिको बोलती है रियोटा से मुझे डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन रियोटा बोलता है कि हमें उस पर ट्रस्ट करना होगा क्योंकि उसने अपना खाना हमारे साथ शेयर किया है और ऊपर से उसने टेरा की जान भी बचाई है। अब ये लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तभी डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तो ये लोग उस लड़की के बारे में उसको नहीं बताते हैं और ये बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पहले आ चुके हैं। और इस जगह पे आते ही डॉक्टर को पता था कि मेडिसिन वाला सेक्शन कहाँ पे है इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पे जाके मेडिसिन कलेक्ट करने लगता है। और जब रियोटा वहाँ पे आता है तो डॉक्टर उसे बोलता है कि मुझे पता है कि हिमिको मेरे बारे में क्या बोल रही थी पर मुझे पता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये सूटकेस को अपने पास रखो। तभी हिमिको चिल्लाते हुए बोलती है रियोटा से कि वो सूटकेस को अपने पास मत रखना क्योंकि उस सूटकेस के अंदर बम है। लेकिन फिर डॉक्टर बोलता है कि बहुत ही देर हो गई है और डॉक्टर उस बम का बटन दबा देता है। इसके बाद डॉक्टर हिमिको की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि उसकी जान ले सके लेकिन तुरंत ही वहाँ पे वो लेडी भी आ जाती है और तुरंत ही डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है। और ये डॉक्टर उस लेडी को देखने के बाद ही पहचान जाता है कि ये लेडी कौन है। अब हम देखते हैं 10 मिनट पहले का सीन जहाँ पे हिमिको मिलती है उस लेडी से और पूछती है उस मेडिसिन के बारे में। तभी वो लेडी बताती है कि वहाँ पे सिर्फ एंटीबायोटिक और पेन किलर्स ही बचे हैं और बाकी सारी दवाई उस जगह पे है। तभी उन दोनों का नजर जाता है डॉक्टर के ऊपर और हिमिको देख लेती है कि वो डॉक्टर उस सूटकेस के अंदर बम रख रहा है और वो लेडी भी देख लेती है डॉक्टर को। और उसके बाद हिमिको जा रही होती है ताकि वो रियोटा की जान बचा सके लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। उसके बाद ये लेडी बोलती है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस डॉक्टर से और लड़ सकूं। अभी डॉक्टर इन दोनों को बाहर बुलाता है। अब ये लेडी गुस्से में आकर के बाहर तो आ जाती है लेकिन डॉक्टर ने उस जगह पे एक बॉम्ब प्लान कर रखा था और जैसी वो लेडी बाहर आती है वो बॉम्ब फट जाता है और उसकी वजह से वो लेडी की वहीं पे जान चली जाती है। इसके बाद ये डॉक्टर हिमिको की तरफ बढ़ रहा था हिमिको की जान लेने के लिए लेकिन वो डॉक्टर हिमिको से बोलता है कि हम मिल करके स्टोन कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। लेकिन हिमिको यहाँ पे डॉक्टर की कोई बात नहीं मानती और डिसाइड कर लेती है कि वो भी अपनी जान दे देगी। और उसके बाद डॉक्टर रियोटा का बॉम्ब इस्तेमाल करता है हिमिको की जान लेने के लिए लेकिन वो बॉम्ब हिमिको की बॉडी से टकरा करके वापिस आ जाता है। उसके बाद डॉक्टर समझ जाता है कि रियोटा अभी जिंदा है। अभी रियोटा इन दोनों के सामने आता है। उसके बाद रियोटा बताता है कि जब डॉक्टर ने उसे सूटकेस दिया था तो वो भागने लगा था जिसके बाद मैं समझ गया था कि सूटकेस के अंदर जरूर बम होगा। इसके बाद मैं सूटकेस को फेंक करके छुप गया था। इसके बाद डॉक्टर समझ जाता है कि वो इस वक्त रियोटा से नहीं जीत सकता क्योंकि डॉक्टर के पास जो बम है उसको इस्तेमाल करने के लिए रिमोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर डॉक्टर वहाँ से भागने लगता है और वो लगातार कोशिश कर रहा होता है कि रियोटा उसके ट्रैप में फंस जाए और रियोटा उस जगह पे खड़ा हो जाता है जहाँ पे डॉक्टर ने बम को छुपा कर रखा था। लेकिन डॉक्टर को ये नहीं पता होता कि रियोटा ने उस बम का जगह बदल दिया था जिसकी वजह से यहाँ पे डॉक्टर घायल हो जाता है। और जब डॉक्टर बेहोश होता है तो रियोटा बोलता है कि हमें इस डॉक्टर की जान लेनी होगी। लेकिन वहाँ पे वो लेडी आ जाती है जो अभी मरी नहीं थी और वो बोलती है कि मैं इस डॉक्टर की जान अपने हाथों से लूंगी। लेकिन मरने से पहले डॉक्टर बोलता है कि मुझे माफ कर दो। फिर वो लेडी रुक जाती है और नहीं लेती डॉक्टर की जान और फिर डॉक्टर को माफ भी कर देती है। उसके बाद वो लगातार इलाज करने लगती है डॉक्टर का। और उसके बाद रियोटा बोलता है हिमिको से कि हमको टेरा के पास जाना होगा लेकिन वहाँ जाने से पहले हम सारी डेड बॉडी को चेक करेंगे और उन सभी बॉडी में लगा हुआ स्टोन हम निकाल लेंगे। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो किसी भी बॉडी में कोई स्टोन नहीं लगा हुआ होता और यहाँ पे रियोटा समझ जाता है कि सारे स्टोन टेरा के पास हैं क्योंकि टेरा रियोटा के साथ शुरू से है। और ये लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे टेरा था तो रियोटा सीढ़ी चढ़ रहा होता है तब उनकी तरफ एक बम आता है तो रियोटा समझ जाता है कि ये ट्रैकिंग बम टेरा का है। तो होता यूँ है कि जब यहाँ पे टेरा अकेले था तो उसको लगता है कि उसके बीवी और बच्चे उसको घर बुला रहे हैं। तो टेरा डिसाइड करता है कि वो इन दोनों की जान ले लेगा ताकि वो इन स्टोन को अपना बना सके और वो यहाँ से निकल सके। और फिर टेरा इस जगह पे बम लगा के यहाँ से
से निकल जाता है। और जैसे ही ये लोग यहाँ पे आते हैं तो ट्रैकिंग बम एक्टिवेट हो जाता है और इनके ऊपर गिरने लगता है। अब यहाँ पे रियोटा लगातार हर एक ट्रैकिंग बम को नीचे गिरा रहा होता है, लेकिन उसी दौरान उसके टांग में एक चोट आ जाती है। एक बम के फट जाने से वो कहीं पे जाके छुप जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं रियोटा को, जो लगातार अपने ट्रैकर का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन फिर भी टैरा को ढूंढ नहीं पाता। अब यहाँ पे रियोटा को ऐसा लगता है कि ये सब इसकी गलती है, क्योंकि टैरा ने उसको बोला था कि मुझे अकेला नहीं छोड़ना क्योंकि मुझे डर लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको हर बार अकेला छोड़ा और यही कारण है कि आज वो हम पे हमला कर रहा है। अब यहाँ पे टैरा अपना टारगेट बदल लेता है और सारे बम को फेंकने लगता है हिमिको की तरफ। अब यहाँ पे हिमिको और रियोटा मिल करके उसके सारे बम को डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो टैरा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तो ये दोनों उसका पीछा करने लगते हैं ताकि उसको समझा सके और अपनी टीम में वापस शामिल कर सके, लेकिन टैरा को ऐसा लगता है कि ये दोनों मिल करके उसकी जान ले लेंगे। तो टैरा भागते भागते नीचे गिर जाता है और उसके बाद रियोटा टैरा से माफी मांगता है और बोलता है कि हम तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे, प्लीज हमारे पास वापिस आ जाओ। लेकिन यहाँ पे टैरा सोचता है वापस जाने के, लेकिन यहाँ पे बहुत देर हो जाती है क्योंकि टैरा को वहाँ पे काफी सारी शिकलियाँ घेर के खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे टैरा समझ जाता है कि अब वो यहाँ पे मरने वाला है, इसलिए वो अपने बैग से आखिरी बचा हुआ बम निकालता है और अपनी फैमिली से माफी मांगता है और उसके बाद वो अपने आप को वहीं पे खत्म कर लेता है। और शोर सुनते ही ये दोनों भी वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि टैरा ने अपने आप को खत्म कर लिया है। अब यहाँ पे रियोटा अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है टैरा की मौत के लिए और हिमिको को भी समझाता है कि टैरा की कोई गलती नहीं थी, हमने ही टैरा को लगातार अकेले छोड़ा था, इसलिए टैरा ऐसा बन गया और ये सारी मेरी गलती है। लेकिन हिमिको बोलती है कि तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी, टैरा के पास से मैंने 3 स्टोन कलेक्ट किए हैं और 3 स्टोन मेरे पास भी हैं और तुम मेरी जान ले लोगे तो मेरा वाला स्टोन भी तुमको मिल जाएगा। इसके बाद तुम यहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ से बच के निकल भी गई तो मेरा कोई नहीं है उस दुनिया में, और ऊपर से मैं चाहूंगी कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुमने मेरी बहुत बार जान बचाई थी, तो मैं यही चाहूंगी कि तुम यहाँ से सही सलामत निकल जाओ। वैसे तो मैं चाहती थी कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना, लेकिन मुझे मरना हो तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम अभी के अभी मेरी जान ले लो। लेकिन रियोटा ऐसा करने से मना कर देता है और वो बोलता है कि हम दोनों मिल करके यहाँ से सारे स्टोन कलेक्ट करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। और इतना बोलने के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और हम देखते हैं गेम के ऑर्गेनाइजर को, जो एक हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं क्योंकि उनको इस आइलैंड पे वापस आना है और इन लोगों को जा करके वहाँ से कीमती सामान वापस लाना है। लेकिन अभी के लिए तो सबको एक दूसरे से फाइट करना होगा क्योंकि वो अपने घर वापस जा सके। और इसी के साथ ये एनिमे यहाँ पे खत्म होता है। अगर इस एनिमे का कोई सेकंड सीजन आता है तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा।